बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। सो आज बहुत दिनों बाद मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आ रही हूँ और ये एमसीक्यूज़ आपके एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा सा इधर मैं आपके सारे एमसीक्यूज़ का आपके एंट्रेंस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगी। सो चलिए आज जो हम लोग एमसीक्यूज़ को देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जिनको आप कह सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये बीएससी ज़ूलॉजी एंट्रेंस में पूछे गए हैं 2021, यानी कि 2021 के पेपर में आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप। मतलब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो किस ग्रुप में आते हैं? मोनरा, बेसिडोफाइसिटीज़, ऑर्थ्रोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। देखिए ये तो मुझे लगता है आप लोग बता ही ले जाओगे। सोचो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि जब मैंने आपको ये सब मोनरा, प्रोटेस्टा और फंजाई और सारे फाइलम्स जितने भी हैं आपके 9 फाइलम्स, मैंने आपके 7 वो और 2 जो माइनर फाइलम्स है वो सारे जो पढ़ाए थे, ठीक है, उसमें से मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी थी। तो फिर से आप देख लो एक बार क्या होगा इसका आंसर। चलो कोई नहीं, इसका आंसर क्या है? प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ मोनेरा। ओके, सो मोनरा इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, मोनरा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो किस में आते हैं? आपके मोनरा में आते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। बेसिकली मैंने आपको बताया था, देखो मोनरा में क्या होता है, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ये याद रखना, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, और इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होता है, ठीक है। तो पहली बात क्या हो गई आपके, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें इसमें जो भी प्रोकैरियोट्स आते हैं उसमें क्या होता है, आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होता है, ठीक है। देखो मोनरा ही एक ऐसा लौता किंगडम आप कह सकते हो जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि इसमें कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सब कुछ आता है इसके अंदर, मोनरा के अंदर, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? आपका मोनरा। चलो अब दूसरा देखते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू, तो ये किस में आएगा? यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट और मिक्सोमाइसिटीज़ और शाइजोमाइसिटीज़। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गा किस में आएगा? आपके मोनरा में आता है। तो मोनरा में जितने क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी क्या हुआ? प्रोकैरियोट्स हुआ, ठीक है। तो प्रोकैरियोटा इसका करेक्ट आंसर। तो यानी कि आपके सेकंड का आंसर आपके फर्स्ट से ही मिल गया, क्या होगा? प्रोकैरियोट्स, ठीक है। चलो थर्ड आंसर देखो, विच वन इज़ नॉन सीड बियरिंग वैस्कुलर प्लांट। ये तो मैंने मतलब बहुत ही अच्छे से बहुत टाइम दे के आप लोगों को समझाया था, अगर ये ना कर पाओ तो समझ लो कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन इज़ नॉन सीड बियरिंग, यानी कि नॉन पूछा है जिसमें सीड, ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स नहीं होते। मैंने आपको बताया था ना, 2 होते हैं, एक सीड प्रोड्यूसिंग होता है, जब आपको प्लांट किंगडम बताया था तो प्लांट किंगडम 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। एक सीड प्रोड्यूसिंग होता है और दूसरा क्या होता है? नॉन सीड प्रोड्यूसिंग, ठीक है। अब इसको याद करो, क्रिप्टोग्राम्स मैंने बताया था आपको, ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा। यस, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने जब आपको वो पढ़ाया था प्लांट किंगडम, तो उसमें आपको क्या पढ़ाया था, जैसे कि ये आपका प्लांट किंगडम है, ठीक है। फिर मैंने इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड कराया था। पहला पार्ट आपका क्या था? क्रिप्टोग्राम, ठीक है, और दूसरा पार्ट आपका था फेनेरोग्राम। क्रिप्टोग्राम्स में बच्चों मैंने आपके 3 चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडो, ठीक है। फेनेरोग्राम्स में मैंने आपके पढ़ाया था आपका जिम्नोस्पर्म और आपका क्या पढ़ाया था? एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे जिम्नो, और ये क्या होते हैं जिसमें आपके क्या होते हैं? प्रोड्यूसिंग सीड्स, यानी कि ये कौन से होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं? आपके सीड्स, ठीक है, इसमें सीड्स होते हैं, और ये डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, यानी कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग नॉन प्रोड्यूसिंग सीड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग किस पे जाएंगे? क्रिप्टोग्राम्स की। अब यहाँ पे पूछा गया विच वन इज़ नॉन प्रोड्यूसिंग सीड्स बियरिंग वैस्कुलर प्लांट्स। देखो यहाँ पे वैस्कुलर प्लांट्स के बारे में, तो बच्चों क्रिप्टोग्राम्स में ये आपके पता चल गया कि हम लोग डू नॉट प्रोड्यूस ऐसे प्लांट्स को देखेंगे जो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि इससे फेनेरोग्राम से मतलब नहीं है हमें पढ़ना है। अब आपको देखना है कि इसमें जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका वैस्कुलर प्लांट्स है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये सीड्स तो तीनों नहीं प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है तीनों में? डिफरेंस बच्चों ये है कि जो थैलोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा वाले जो प्लांट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो इनका रूट, स्टेम्स, इनके जो पूरे प्लांट्स का बॉडी होता है ना, जैसे जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, वो उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो इसको क्या लिखोगे? डू नॉट डिफ्रेंशिएट बॉडी पार्ट्स, यानी कि प्लांट के बॉडी पार्ट्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। फिर आप आ जाओ ब्रायोफाइटा में बच्चों। तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट आप कर पाओगे। तो यहाँ पे आप स्टेम क्या है, उसके लीव्स कहाँ हैं, उसके ब्रांचेस कहाँ हैं, मतलब सारे पार्ट्स को आप अलग अलग देख पाओगे, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा ये होता है। टेरिडोफाइटा बच्चों ये होता है, इसमें क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स आ जाते हैं जिनको हम लोग वैस्कुलर सेल्स बोलते हैं, यानी कि वैस्कुलर, ठीक है। वैस्कुलर सेल्स क्या होते हैं आपको पता है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी यहाँ पे, ये मैंने एक आपका रफ रिवीजन एक तरह से आप कह सकते हो करा दिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पूछा जा रहा है विच वन इज़ नॉन सीड बियरिंग वैस्कुलर प्लांट। तो वैस्कुलर प्लांट आपके किस में होते हैं, आपके टेरिडो में होते हैं, यानी कि आपके ब्रायो में नहीं, टेरिडो में होते हैं, जिम्नोएंजियो में नहीं होते। तो टेरिडो इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपके ये तीन तो बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है ओवरी इज एब्सेंट इन, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दे कर रखे हैं। एक है पहला आपका साइकस, फिर आपका है नीम, फिर आपका वीट, फिर है मैंगो। तो बच्चों इसमें से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। जब मैंने आपको जिम्नो और एनजीओ ये सारी चीज़ें बताई थी, जो आपके 5 फाइलम थे वो बताए थे, देखिए मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन कराया था आपका, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से दिखाना चाहूँगी। नॉन सीड बियरिंग वैस्कुलर प्लांट्स में मैंने आपके ब्रायो, टेरिडो ये बताया था ना आपको कि प्लांट किंगडम में क्या होते हैं, क्रिप्टोग्राम्स होते हैं, फेनेरोग्राम्स होते हैं। क्रिप्टोग्राम्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर फेनेरोग्राम्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब बच्चों देखो क्रिप्टोग्राम्स में क्या होता है, थैलोफाइटा जिसमें आपके प्लांट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, जिसमें आपके रूट्स, लीव, स्टेम कुछ भी आप अलग नहीं कर पाओगे। ब्रायो में यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। टेरिडो में बच्चों क्या होता है, टेरिडो में एक वैस्कुलर यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ इसको कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू को, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। फिर इसके फंक्शनिंग को बताया था मैंने आपको। फिर यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये जो आपका फेनेरोग्राम्स है होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसिंग सीड्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि सीड्स प्रोड्यूस करें, ठीक है, वो उनको हम लोग फेनेरोग्राम्स कहते हैं। फेनेरोग्राम्स में 2 होते हैं, एक जिम्नो होता है और एक एनजीओ होता है। बच्चों जिम्नो एनजीओ दोनों में क्या होता है, सीड्स बियरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, दोनों में सीड्स होती हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है, तो डिफरेंस यही होता है बच्चों कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो जो होते हैं, जो उनका ओव्यूल होता है, ठीक है, उसके ऊपर ओवरी की कवरिंग नहीं होती है, यानी कि ऊपर की कवरिंग गायब होती है, ठीक है। इसको हम लोग नेकेड सीड भी बोलते हैं। बच्चों एंजियोस्पर्म क्या होता है, इसके ऊपर अंदर ओव्यूल होता है और उसके ऊपर क्या होता है, ओवरी की वॉल होती है, ठीक है। तो ये इंक्लोज्ड होता है। तो यहाँ पे ये फ़र्क हो गया। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, एंजियोस्पर्म में 2 तरह के होते हैं, एक मोनो होते हैं और एक डाई, यानी कि डाइकॉट प्रेजेंट होता है और मोनोकॉट होता है। बच्चों मोनोकॉट हम लोग उनको कहते हैं ऐसे जो सीड्स वाले होते हैं जिसमें सिंगल सीड होती है, यानी कि सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपका डाइकॉट क्या होता है, डाइकॉट मतलब 2, डाई का मतलब ही 2 होता है, तो आपको पता चल गया होगा 2, ठीक है। तो यानी कि आपने मटर फली को अगर देखा है तो आपको पता चल जाएगा, जब आप उसको छीलोगे ना उसके अंदर 2 कॉट प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या हो गया, डाइकॉट हो गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही थी कि ओवरी इज़ एब्सेंट इन। तो ओवरी किस में एब्सेंट होती है बच्चों, ओवरी अभी मैंने आपको बताया था कि किस में होती है, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है, ठीक है। यानी कि ओव्यूल होगा अंदर और ओवरी की वॉल नहीं होगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म का कौन सा है, साइकस है, नीम है, वीट है, मैंगो। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि साइकस जो है इसका क्या है, एग्जाम्पल है। चलो इसको मार्क कर लेते हैं।
ठीक है। आपका साइकस क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है आपके जिम्नो का। ठीक है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, साइकस। बच्चों देखो नीम में भी नहीं कह सकते, क्योंकि नीम क्या होता है आपका, ये जिसकी जो सीड होती है वो क्या होती है, अंदर ओव्यूल होता है। और आपने देखा होगा ना नीम के भी बीज टाइप के जो वैसे निकले होते हैं नीम के पेड़ में। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। वीट में है तो आपको पता ही है कि वो कवरिंग उसके ऊपर होती है ओव्यूल की। ठीक है, आपके ओवरी की सॉरी कवरिंग होती है ओव्यूल के ऊपर। मैंगो में भी आपने देखा है सीड होती है, उसके ऊपर कवरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, साइकस। चलो अब दूसरा देखो, टोटल स्टेम पैरासाइट टोटल स्टेम पैरासाइट किस में होगा, कस्कुटा, मैंगो, मशरूम या रेफिसेलिया। ठीक है, रेफ्लेसिया में भी नहीं होता है, क्योंकि जो टोटल स्टेम पैरासाइट बच्चों जो होता है वो मतलब सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो पैरासाइट होता है, ठीक है, वो होता क्या है। पैरासाइट बच्चों ऐसा होता है कि वो होस्ट की बॉडी के या तो फिर वो ऊपर रहेगा या तो फिर वो अंदर रहेगा अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए, यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए वो क्या करेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। उसी को हम लोग डिपेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो अपनी जीवन यापन करने के लिए, यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग अब यहाँ पे टोटल स्टेम पैरासाइट की बात करी जा रही है। स्टेम यानी कि यहाँ पे जो है मैंगो, मशरूम और रेफ्लेसिया, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, कस्कुटा है। कस्कुटा बच्चों क्यों है, कस्कुटा जो होता है वो बेसिकली एक प्लांट पैरासाइट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। अब बच्चों क्लोरोफिल नहीं होगा, ये प्लांट ही होता है कस्कुटा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। अब जब बच्चों क्लोरोफिल ही नहीं प्रेजेंट होगा तो सनलाइट का कोई यूज़ करेगा नहीं, यूज़ नहीं करेगा तो अपना खाना खुद बनाएगा नहीं, और खाना नहीं बनाएगा तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये बेल चढ़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा मैंगो वैंगो पे या नीम के ऊपर, या बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ऐसे। ठीक है, तो जो स्टेम पैरासाइट्स होते हैं, तो ये कस्कुटा भी एक स्टेम पैरासाइट है जो चढ़ जाता है पेड़ के ऊपर और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, कस्कुटा। टोटल स्टेम पैरासाइट इज कस्कुटा। ठीक है, मैंगो तो होता नहीं है, मैंगो का खुद ही एक प्लांट होता है, ये कोई पैरासाइट थोड़ी है, ना मशरूम है ना रेफ्लेसिया है। ठीक है, तो ये बाकी ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे कि इसको कस्कुटा क्यों है। ठीक है, अब ये देखो, वेलमेंट टिश्यू इज फाउंड इन। ठीक है बच्चों, वेलमेंट टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब बताओ इसमें ये सारे जितने भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये सारी चीज़ें मैं करा चुकी हूँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये मैंने नोट डाउन करे हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका लास्ट टाइम रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। एक बार आप देखो, बस आपको सब कुछ याद रहे। ठीक है, इसका आंसर सोचो क्या होगा, वेलमेंट टिश्यू कहाँ पाया जाता है बच्चों, ब्रायोफाइलम में नहीं होता है। कस्कुटा में तो भी आपको बताई मैंने, टोटल स्टेम पैरासाइट है तो ये ऑप्शन ही नहीं है। राइजोफोरा भी नहीं होता है। वंडा, जो वंडा होता है, वेलमेंट टिश्यू कहाँ पाया जाता है आपका, वंडा में। ठीक है, वंडा जो होता है उसमें। अब देखो ये क्या होता है, इसकी जो वंडा होता है, इसकी एरियल, इस प्लांट के जो एरियल और या एपिकल, आप एपिफाइटिक रूट्स बोल सकते हो, वो क्या होती हैं, बहुत ही थिक होती हैं, इरेगुलर होती हैं और लटकी हुई होती हैं हवा में। ठीक है, और उसमें रूट कैप या रूट हेयर नहीं होता है। यानी कि जो वंडा की जो आपका रूट है, उसके हम एरियल पार्ट्स की बात कर रहे हैं बच्चों। रूट का एरियल पार्ट वो क्या होता है, हैंग डाउन होता है। ठीक है, मतलब हवा में लटका हुआ होता है, और कोई रूट कैप, कोई रूट हेयर नहीं होती है। तो ये क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये जो है आपका जो वेलमेंट टिश्यू है, ठीक है, इसकी कवरिंग हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि बच्चों इसमें रूट कैप नहीं है, आपका रूट हेयर नहीं है, तो ये कहाँ से लेगा न्यूट्रिशन अपना। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे आपका हो जाता है बच्चों कि इसके ऊपर क्या होता है, डेड स्पॉन्जी टिश्यू टाइप का एक बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेलमन। ठीक है, उसको कवर कर लेता है। जब ये कवर कर लेता है, जो वेलमन होता है, तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर की वाटर है या रेन है, ठीक है, तो वहाँ से ये
एब्जॉर्प्शन करता है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात करी, देखो फिर से देख लो, वेलेमेंट टिश्यू जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, वंडा एक प्लांट होता है उसके अंदर वंडा में पाया जाता है। तो वेलेमेंट टिश्यू क्यों होता है, देखो वंडा जो होता है इसमें क्या होता है, जो आपका एपिकल पोर्शन होता है रूट का, ठीक है, वो आपका हैंग डाउन होता है, ठीक है, मतलब हवा में की तरफ होता है और उस पर रूट कैप नहीं होती, रूट हेयर नहीं होता। तो बच्चों ये तो आपको पता होगा कि जो नरिशमेंट होता है सॉइल से वो कहाँ जाएगा, आपका रूट हेयर्स और रूट कैप भी तो होते हैं ना उसके लिए, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जब रूट हेयर ही नहीं है तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा प्लांट का, तो इसीलिए यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है इन प्लांट्स के रूट्स के एपिकल पार्ट में, जिसको हम लोग वेलेमेंट टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से ये क्या करता है वेलेमेंट टिश्यू, ये एब्जॉर्प्शन मींस एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लीफ विदाउट पेटियोल इज कॉल्ड एज, लीफ विदाउट पेटियोल इज कॉल्ड एज पेटियोलेट, सिसाइल, सबसिसाइल या सेपपेटियोलेट। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, देखो सबसे पहली बात तो ये है, जो लीव होती है ना, अगर उसमें पेटियोल नहीं है तो उसको हम लोग सिसाइल बोलते हैं। पेटियोलेट, सबसिसाइल, सब पेटियोलेट ये नहीं बोलते हैं, सिर्फ पेटियोलेट सिसाइल बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें सिसाइल नहीं होगी, जिसमें पेटियोलेट नहीं होगा, पेटियोल आपका नहीं होगा, उसको हम लोग सिसाइल बोलते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, सिसाइल इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप ये आपको सब समझ में आ रहे होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो सिसाइल होता है ना, ये पेटियोल जो होता है, सिसाइल जो होता है वो कनेक्ट करता है, लेमिना जो लीफ ब्लेड होते हैं उनसे कनेक्ट करता है, और ये बहुत मतलब छोटा स्मॉल ग्रीन स्ट्रक्चर होता है इसका। इसका जो अपर पोर्शन होता है ना, जो अपर पोर्शन होता है लीफ का आपका, वो कंटिन्यू करता है, लैमिना बनाता है, जो मिडरिप आगे जाके बना लेता है, और जो लोअर पोर्शन होता है वो आपका क्या बना लेता है बच्चों, लीफ बेस बना लेता है, ठीक है। और जिनमें लीव्स में क्या होगा, पेटियोल नहीं होगा, उसको हम लोग सिसाइल बोलेंगे, ठीक। तो आई होप इतना आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन्फ्लोरेसेंस इन बनाना इज कैपिटुलम, स्पाइक, स्पैडिक्स या स्पाइकलेट। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होता है इन्फ्लोरेसेंस बनाना, तो ये हमेशा से याद रख लेना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन होता है स्पैडिक्स, ठीक है। स्पैडिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन, इन्फ्लोरेसेंस इन बनाना इज स्पैडिक्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज, ठीक है। एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या आएगा, कॉरम, कैपिटुलम, वर्टिसिलैरिस्टर या स्पैडिक्स। तो स्पैडिक्स तो नहीं होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे कॉरम भी नहीं होगा, ना वर्टिसिलैरिस्टर होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों कैपिटुलम, ठीक है। कैपिटुलम होता है, जब ये फ्लोरेसेंस वाला आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो ये क्या होता है, कैपिटुलम होता है। तो ये कैपिटुलम क्या होता है, एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होती है। अब ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इसका जो रिसेप्टल होता है, या आप कह सकते हो रिसेप्टिकल जो होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। उसमें बहुत ही वो बियर करता है सिसाइल स्मॉल, मतलब बहुत छोटे छोटे फ्लोरेट होते हैं उसके अंदर, एक सेंट्रीपिटल मैनर में फ्लोरेट जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, ठीक है। और इसमें जो इसमें आप कह सकते हो कि रे फ्लोरेट भी होता है और क्या होता है डिस्क फ्लोरेट, दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एडवांस टाइप ऑफ फ्लोरेसेंस होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया कैपिटुलम, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पैपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ, पैपस किसका मॉडिफिकेशन है, कोरोला, आपका क्रोला, कैलेक्स, एंड्रोशियम या गाइनोशियम। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होता है कैलेक्स, ठीक है। जो आपका पेपस होता है ये मॉडिफिकेशन किसका है, कैलेक्स का। सो करेक्ट ऑप्शन आपका है कैलेक्स। पेपस आपने सबने देखा होगा, आपने देखा होगा ना कि अक्सर आप देखते हो जब बहुत तेज हवा चलती तो वाइट कलर का कुछ फ्लावर कह सकते हो या रुई जैसा कुछ उड़ के आता है, ठीक है, जिसमें सीड्स होते हैं। कुछ में कभी कभी ऐसे सीड्स लगे होते हैं, कुछ में वो निकल जाते हैं, या कुछ में ऐसे होता है कि वो आपकी नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। तो आप देखते हो ना वाइट कलर के हेयर्स होते हैं, बाल टाइप के, है ना, वो उड़ के आ जाते हैं, तो वो ही होता है आपका पैपस,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कैलेक्स का ही मॉडिफिकेशन होता है पेपस। अब देखो सीडलेस फ्रूट्स इज नोन एज, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका ऑप्शन क्या है, हेरकोगैमी, पार्थिनोकार्पी और आपका मॉर्फोजेनेसिस या पार्थिनोजेनेसिस। तो मॉर्फो और पार्थिनोजेनेसिस तो नहीं होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, एक ही ऑप्शन है आपका करेक्ट, सीधे सीधे दिख रहा है। सीडलेस फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। ठीक है, जो पार्थिनोकार्प फ्रूट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके, सीडलेस फ्रूट होते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, जैसे कि आपका बनाना हो गया, आपका कीवी हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हो जाते हैं, आपका पाइनएप्पल हो गया, आपके सीडलेस फ्रूट हो गए। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पी, तो आपका यह क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर करा था बताइए, स्ट्रैसबर्गर ने, रॉबर्ट कोच ने, नेवेस्चन ने या ड्रॉचेट ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका नेवेस्चन ने। ठीक है, ये नेवेस्चन ने डिस्कवर करा था आपका डबल फर्टिलाइजेशन। जब आपने देखा होगा सिंगल फर्टिलाइजेशन, डबल मैंने पढ़ाया था आपको, और आपका ट्रिपल फर्टिलाइजेशन भी इवन मैंने आपको बताया है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉलिनेशन इज फाउंड इन, आपका पहला ऑप्शन होता है क्लेरोटोपिस, एस्क्लेरिपीज, ऑर्किड या ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन इन सब में होता है कि नहीं है, तो ये आपको पता ही होगा क्योंकि मैं ये आपका करा चुकी हूँ। जो आपका क्लेरोटोपिस होता है, ठीक है, पॉलिनेशन आपका इसमें भी होता है, पॉलिनेशन आपका ऑर्किड में भी पाया जाता है और आपके एस्क्लेरिपीज में भी पाया जाता है। ठीक है, अब बच्चों देखो जो आपका क्लेरोटोपिस होता है इसमें आपका पॉलिनेशन में हेल्प आपका करता है बीज, और आपका इसमें ऑर्किड में आई थिंक वास्प करता है, और एस्क्लेरिपीज में भी आई थिंक वास्प करता है, नॉट श्योर। ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लेना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टोलिथ इज अ डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट, स्टार्च, कैल्शियम कार्बोनेट या आपका क्या है, सिलिका। बताइए बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। देखिए इसका ऑप्शन आपका होगा कैल्शियम कार्बोनेट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो आपका क्रिस्टोलिथ होता है बच्चों, जो क्रिस्टोलिथ होता है ये बॉटनिकल नेम होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक आउटग्रोथ होती है आपके एपिडर्मल सेल वॉल की, जो कि यूजुअली किसकी बनी होती है, आपके कैल्शियम कार्बोनेट की। और ये कहाँ पाया जाता है, आपका सेलुलोज मैट्रिक्स में, जो स्पेशल सेल्स होती हैं उसके अंदर। और वो सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन सेल्स का एक नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिथोसिस्ट। ओके, जनरली जो आपके जो ये लीव्स होती हैं प्लांट की उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलो इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मल्टी न्यूक्लिएट सेल इज कॉल्ड। जो मल्टी न्यूक्लिएट सेल होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सिनोबियम बोलते हैं, थैलस बोलते हैं, आपका सिनिट्रियम बोलते हैं या सिनोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं उसको क्या है, वो इस आपका क्या करेक्ट ऑप्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं सिनोसाइट। ठीक है, यानी कि आपका सिनोसिटिक जो होता है आपका, ये करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। ठीक है, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे टिक नहीं लगाया, आपका कैल्शियम कार्बोनेट इसका आंसर सही हो जाएगा, और आपका जो ऊपर का था वो लगा दिया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सिनोसिटिक जो इसका है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखो एक चीज़ दी है ना, थैलस क्या होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है प्लांट का। ठीक है, जिसमें आपका जो स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, लेकिन आपके ट्रू रूट्स नहीं होते हैं या वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स नहीं होती हैं। जो आपका सिनोबियम का अगर हम लोग बात करें तो ये एल्गी में पाया जाता है, एक कॉलोनी होती है कुछ फिक्स्ड नंबर्स की सेल्स की। ठीक है, फिर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है सिनोसिटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनोसाइट सेल्स जो होती है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, जो आपके फंजाई में प्रेजेंट होती हैं।
ओके तो आई होप ये आपका मीन्स आपको समझ में आ गए होंगे। आपके 15 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए हैं। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखते हैं। 15 क्वेश्चंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार आप एक बार देख लेना, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। सो आज मैं सॉल्व करने जा रही हूँ आपके 15 क्वेश्चंस जो मैंने ऑलरेडी आपके करा दिए थे, उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने जा रही हूँ। तो ध्यान से देखना। देखो पहला क्वेश्चन आपका 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्रोमोजोमल एंड्स आर नोन एज। क्रोमोजोमल जो एंड्स होते हैं यानी कि जो आपके क्रोमोजोम होता है उसके एंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो आपके ऑप्शन क्या है, मेटामेयर, सेंट्रोमेयर, सैटेलाइट या टीलोमेयर। जल्दी से इसका आंसर देखो क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा ऐसे रफ डायग्राम बना के बता दूं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये जो होते हैं ना इनको हम लोग बच्चों बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, ये सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, ठीक। ये आपके हो गया क्रोमोजोम, दोनों को मिला के क्रोमोजोम पूरे को हो गया। और क्रोमोजोम्स में ये क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, क्योंकि ये सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ शॉर्ट आर्म्स होती हैं, कुछ लॉन्ग आर्म होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपका ये सेंटर का पोर्शन होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। और जो आपके ये एंड्स का पोर्शन होता है बच्चों, क्रोमोजोम के एंड का पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका टीलोमियर, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। तो टीलोमेयर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। आपको पता होता है कि पूरे इसमें सीक्वेंस ही होते हैं ना न्यूक्लियोटाइड के, तो यहाँ पे रिपीटेटिव आपके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। या पे एक तरह से ये समझ लो, ये एक तरह की कैप होती है जो आपके क्रोमोजोम के एंड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, आपके प्रोटेक्ट करती है आपके डीएनए के जो स्टैंड होता है, यानी कि जो क्रोमोजोम्स में जो आपके डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए के स्टैंड्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है। समझ में आ रहा है, ताकि ये इसका डिटॉर्शन ना हो सके या ये किसी नेबरिंग क्रोमोजोम से जाके अटैच ना हो सके, ठीक है, इसलिए ये होते हैं। जैसे कि आप ये समझ लो, जैसे आप शूज देखते हो ना, शू लेसेस में आप देखते हो ना प्लास्टिक की टिप्स होती हैं, ठीक है, लेस होते हैं और प्लास्टिक की टिप लगी होती है। वो क्यों लगी होती है बच्चों, वो इसीलिए लगी होती है ताकि जो आपका जो शू लेसेस है ना, अगर वो टिप नहीं लगी होगी तो क्या होंगे, वो खराब हो जाएगा। वैसे ही ये काम क्या करता है आपका, ये वही सिमिलर काम करता है, ताकि आपका जो डीएनए है, डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो डैमेज ना हो सके और आपकी जो सेल है वो अपना काम अच्छे से कर सके, ठीक है। तो आई होप आपका ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, टीलोमेयर। चलो इसका नेक्स्ट देखते हैं। द एंडोस्केलेटन ऑफ अ सेल इज मेड अप ऑफ। एंडोस्केलेटन ऑफ सेल किसका बना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ, ऑप्शन क्या है आपके, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब, इंटरमीडिएट फिलामेंट या ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले तो देख लो एंडोस्केलेटन क्या होता है। एंडोस्केलेटन का मतलब बच्चों ये होता है कि जो अंदर की जो सेल्स के अंदर की इंटरनल मेम्ब्रेन होती है ना, वही होती है एंडोस्केलेटन, उसका बना होता है, ठीक है। और ये होता है, ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है सेल्स को, स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट देता है, यानी कि जो उसका अंदर का स्केलेटल सिस्टम होता है उसको सपोर्ट करता है। जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो किससे मिलके बना होता है बच्चों, जो एंडो यानी कि जो एंडोस्केलेटन में अंदर की तरफ का जो होगा उसको हम लोग सेल्स के अंदर का जो पार्ट होगा, कह सकते हो कि मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम लोग एंडोस्केलेटन, ये किससे मिलके बना होता है बच्चों, ये बना होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी बॉडी से, आपके लाइजोसोम से या और आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या आएगा, आपको सामने ही दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप सोचो ईआर जो होता है ये एक पता है आपको कि मेम्ब्रेन लिंक्ड चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। सिर्फ सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे, लेकिन इसके लिए एक्सेप्शन क्या है, मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होते हैं, बाकी आपके जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें पाए जाएंगे, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि 30 से 60% जो होता है टोटल का सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो मेजर सेल के मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट आपका ईआर होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो गया ऑप्शन डी, ठीक। चलो
नेक्स्ट देखो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इज, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इज क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, आपका ईआर या प्लाज्मा लेमा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो डीएनए होता है बच्चों, ठीक है, वो आपका दो जगह पाया जाता है, या तो फिर वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है, या तो फिर वो आपका अगर प्लांट की बात करो तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईआर है, ईआर और गोल्जी बॉडी तो एनिमल्स वाले में आ गए, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, आपका प्लाज्मा लेम्मा भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया तो दिया नहीं है ना, तो मैंने आपको बताया एक चीज़ याद रखना बहुत अच्छे से कि जो आपका क्या बोलते हैं आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, सॉरी, है ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए आपका कहाँ दो जगह प्रेजेंट होगा, एक आपका कहाँ होगा, या तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, या आपका कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अगर एनिमल्स की बात करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर प्लांट सेल्स की बात करोगे तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, ठीक है। चलो अब आगे मूव करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ, देखो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो किस प्रोटीन से मिलके बना होगा, मायोसिन का बना होता है, एक्टिन प्रोटीन का होता है, ट्यूबुलिन का होता है, या ग्लोबुलिन का। अब फिर से देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रही हूँ मैं, तो कहाँ से, टी कहाँ है इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, ट्यूबुलिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऐसा ही आप देख सकते हो, इसको याद रखना कि ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो बच्चों जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ये लार्जेस्ट फिलामेंट होते हैं, यानी कि आपका जो साइटोस्केलेटन होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत बड़े से फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। जो आपका साइटोस्केलेटन होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है आपके सेल का, और वो हेल्प क्या करता है आपका, सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, और आपके सेल्स मूवमेंट में मदद करता है, और भी बहुत सारे काम करता है। और इसमें क्या होता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ आपके प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके साइटोस्केलेटन को बनाते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें साइटोस्केलेटन किसका बना होता है, तो बहुत सारे आपके प्रोटीन फिलामेंट से मिलके बना होता है, जैसे कि आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और आपके माइक्रोफिलामेंट्स। ये तीन तरह के फिलामेंट्स होते हैं, इनसे मिलके आपका क्या बना होता है, साइटोस्केलेटन बना होता है, ठीक है। और बच्चों जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, ये आपके बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर से सुनो, साइटोस्केलेटन किससे बना होता है, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट, आपके माइक्रोफिलामेंट। साइटोस्केलेटन, ठीक है, किसका बना होता है, तीन चीजों का, आपके किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक, और आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, आप और आपका माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका बना होता है, तो ये सीधे आप बता दोगे कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, द एलिमेंट्स रिक्वायर्स ऑफ एक्टिवेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो बच्चों इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है आपका मैग्नीशियम, आपका Mg, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम होता है एलिमेंट, ये रिक्वायर होता है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को, ठीक है, जो आपके रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या आपके एक्टिवेट करता है डीएनए एंड आरएनए को। तो ये काम क्या क्या करता है, एक तो आपके फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, और दूसरा काम क्या करता है ये डीएनए एंड आरएनए के एक्टिवेशन में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट देखो, जेनेटिक म्यूटेशन एक्चुअली अकर्स इन, तो ये आपको बहुत अच्छे से, ये तो मुझे लगता है कि पता ही होगा, सबको पता होगा इसका आंसर। जेनेटिक म्यूटेशन जो होता है बच्चों, वो आरएनए, लाइसोसोम्स में नहीं होता। सिंपल सी बात, डीएनए, बहुत सिंपल है इसका आंसर। अब देखो जेनेटिक म्यूटेशन होता क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन
ऐसी चीज़ होती है, जैसे आपको मैंने बताया ना न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है डीएनए में, AGCT जिसको बोलते हैं, उसके सीक्वेंस ही तो होते हैं, आपका ATGC सब अरेंज होते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है, यहाँ पे म्यूटेट हो जाते हैं, यानी कि चेंज हो जाता है। अगर AT के साथ जुड़ा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, T हट जाएगा वहाँ से, या एक जगह का गायब हो जाएगा, या एडिशनल TT ऐड हो गया, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। तो जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस होता है वो सेल्स को इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई आपको करना क्या है, ठीक है। और उसी में अगर हमारे डीएनए के सीक्वेंस में ही चेंजेस आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे कि ये जेनेटिक म्यूटेशन है, यानी कि म्यूटेट हो गया है डीएनए, यानी कि जीन्स म्यूटेट हो गए, ठीक है। जैसे कि कभी कभी होता है कि डीएनए के सीक्वेंस रॉन्गली प्लेस्ड हो जाते हैं या मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस अकर हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। और आपको पता है कि जो कैंसर होता है ना, कैंसर में क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशन ही होता है, वो म्यूटेट हो जाते हैं जीन्स। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, जीन्स आर मेड अप ऑफ। बच्चों ये भी, इसका भी आंसर आपको पता होगा, सिंपल सी बात है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, NAD, आपका ATP और आपका RNA। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जीन्स किसका बना होता है, डीएनए के सीक्वेंस से ही तो बने होते हैं जीन्स, तो आपका DNA इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, एक्सेप्शनल सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन। एक्सेप्शनल सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्शनल सेकेंडरी ग्रोथ की बात करी जा रही है, यानी कि अब नॉर्मल ग्रोथ की बात की जा रही है बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्रेसिनिया, ट्रिटिकम, हिलेंथस, क्यूकरबिटिस। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है बच्चों, एक चीज़ याद रखना है इसमें, जो सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ये आप कह सकते हो बहुत सारे मोनोकॉट्स में देखी गई है, ठीक है। मोनोकॉट्स की जो ड्रेसिना लिखा हुआ है ना, ड्रेसिना एक मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है, मोनोकॉट्स है, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे देती हूँ जिसको आपको याद रखना है। एक तो हो गया आपका मोनोकॉट में आपका ड्रेसिनिया, फिर आपका है एगेव, फिर है आपका यूका, फिर है आपका बोगेनवेलिया। बच्चों ये याद रखना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन चारों में आप देखोगे कि आपके सेकेंडरी यानी कि आपका क्या बोलते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये चारों में पाई जाती है, ठीक है। आपके ड्रेसिना में, एगेव में, यूका में और बोगेनवेलिया, यानी कि ये जो चार तरह की मैंने आपको बताए प्लांट्स, इसमें क्या होता है, आपके सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसमें क्या होता है बच्चों, ठीक है, इसमें जो आपका एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, तो इसमें क्या होता है, वैस्कुलर कैम्बियम जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें जाइलम, जो आपके वैस्कुलर कैम्बियम होते हैं ना वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जाइलम जो होता है बच्चों वो आपका इनसाइड होता है और फ्लोएम आपका आउटसाइड होता है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ड्रेसिना। इन चारों में से यही तो दिख रहा है ना आपका, ये तो है नहीं ना, ठीक है, तो ये नहीं है। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। चलो अब इसका बताओ जल्दी से, क्या होगा आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। बच्चों जो आयोडीन होता है वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, आयोडीन जो होते हैं लेमिनेरिया से मिलता है, जो कि एक ब्राउन एल्गी है, ठीक है। पॉलीसिफोनिया, कारा, स्पाइरोगैरा इससे नहीं मिलता है। आयोडीन आपको मिलता है लेमिनेरिया से मिलता है, जो कि ब्राउन एल्गी होता है। ब्राउन एल्गी को बच्चों हम लोग ट्रीट करते हैं आयोडीन की डेफिशिएंसी। देखो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बनती हैं, बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस बनते हैं जिसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें हम लोग बच्चों ब्राउन एल्गी का यूज़ करते हैं। और ब्राउन एल्गी आपको लेमिनेरिया से मिलता है, ठीक है, मतलब लेमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी और आयोडीन आपको वहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो। हाँ, एक और चीज़ मैं इसको बताना चाहती हूँ कि ये एक तरह का मतलब एक डाइट भी होती है आपके जापान, कोरिया और यहाँ ऐसी चाइना वाइना में ये ऐसे खाया भी जाता है, ठीक है, ताकि आयोडीन की डेफिशिएंसी कम हो सके, ठीक। तो इसमें क्या आंसर हो गया आपका, लेमिनेरिया। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एब्सेंट इन ड्यूटोमाइसिटीज। तो बच्चों ड्यूटोमाइसिटीज में क्या एब्सेंट होता है, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि आपका स्पोर, सेक्सुअल,
माइसीलियम एसेक्सुअल, तो आपका एसेक्सुअल तो होता ही होता है, स्पोर फॉर्मेशन माइसीलियम सब होता है, सिर्फ आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका एब्सेंट होगा ड्यूटोमाइसिटीज़ में, ठीक है। तो ड्यूटोमाइसिटीज़ को हम लोग बच्चों फंजाई इम्परफेक्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फंजाई इम्परफेक्टा, ठीक है, फंजाई इम्परफेक्टा भी बोलते हैं इसको हम लोग। और इसकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है बच्चों, और सेक्सुअल स्पोर से। तो क्या समझे आप, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल स्पोर से, ठीक है। तो इसके अंदर एब्सेंट क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स फॉर्मेशन से, यानी कि एसेक्सुअल स्पोर से, ठीक है। आप देखो, लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ, पता है इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बच्चों, इसका आंसर है आपका वाटर पॉल्यूशन, सॉइल, एयर पॉल्यूशन या नॉइज, ऑप्शन सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एयर पॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि लाइकेंस आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये तो आई होप पता होगा आपको, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच हैव लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइड। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका एंथ्रोजॉइड है, एंथ्रोजॉइड मीन्स होता है मेल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइड किस में प्रेजेंट होता है, जो बच्चों आपके जिम्नोस्पर्म होता है ना, तो जिम्नोस्पर्म में, यानी कि आपका जो आप कह सकते हो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपके नेकेड सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो आपका ओव्यूल होता है उसके ऊपर की ओवरी की कोटिंग नहीं होती, ठीक है, कवरिंग नहीं होती। तो जिम्नोस्पर्म में जो बच्चों मेल पार्ट होता है, यानी कि एंथ्रोजॉइड होता है, वो क्या होता है, लार्जर होता है, ठीक है। तो इसमें से जो आपका साइकस होता है बच्चों, ये जिम्नोस्पर्म है, और साइकस में जो आपका एंथ्रोजॉइड होता है बच्चों, वो लार्जेस्ट होता है, ठीक है। आपके पाइनस और फर्न्स और फ्यूनेरिया इसमें छोटे होते हैं साइज, और आपका जो साइकस होता है यही लार्जेस्ट होता है, ये अप्रॉक्स 50 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेना, मुझे ये फिगर सही से याद नहीं, कुछ 50 समथिंग है, ठीक है, 50 अप्रॉक्स 50, ठीक है। तो ये देख लेना, बाकी साइकस ही इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइड आपका साइकस में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉटन फाइबर इज, बच्चों जो कॉटन फाइबर होता है, ठीक है, कॉटन फाइबर आपका किससे बना होता है, फैट, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज। तो मैं आपको बता दूं जो कॉटन फाइबर होता है इसका करेक्ट आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका सेलुलोज। बच्चों जो आपका ये 80 कह सकते हो, 85 टू कह सकते हो, 96% जो होता है आपका, ये किसका बना होता है, आपके सेलुलोज का। रेस्ट आपके बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन भी इसमें शामिल होता है इसको कॉटन फाइबर में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेजरली किसका बना होता है, आपका सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखो ग्यूटेशन टेक्स प्लेस थ्रू, तो ग्यूटेशन क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है, आपकी जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं, लीव्स जो होती हैं, लीव्स में से जो लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है, जो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ऐसे करके जो होता है वो आपका क्या होता है, ग्यूटेशन। तो इसमें ग्यूटेशन टेक्स प्लेस थ्रू कहाँ होता है, स्टोमेटा में होता है, आपके वाउंड में होता है, आपके वाटर स्टोमेटा में होता है, आपके लेंटिकल्स में होता है। देखो लेंटिकल्स जो होता है बच्चों, ये पोर्स तो होते हैं, लेकिन ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। आपके ऊन की बात नहीं करी जा रही है यहाँ पे, स्टोमेटा की बात नहीं करी जा रही है, आपके वाटर स्टोमेटा की बात की जा रही है, ठीक है। ये मिडरिप के पास से होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका वाटर स्टोमेटा। ग्यूटेशन टेक्स प्लेस कहाँ करता है, आपका वाटर स्टोमेटा। चलो नेक्स्ट देखो, बेसिकली एंजाइम्स आर, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं विटामिन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कि प्रोटीन होते हैं। तो बच्चों ये पता होगा ना आपको कि एंजाइम्स क्या होते हैं, आपके प्रोटीन होते हैं, यस ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आपका प्रोटीन। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि आपके फर्स्ट 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। सो आज मैं लेकर आई हूँ वही क्वेश्चंस आपके जो ऑलरेडी मैं आपका कंप्लीट करा रही हूँ। 2021 का पेपर है बच्चों, ये बीएससी एंट्रेंस का, आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो उससे मैं आपके जो 29 क्वेश्चंस थे वो मैं ऑलरेडी आपका 30 क्वेश्चंस मैं आपके ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ये 31st क्वेश्चन है। अब यहाँ से आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
यानी कि कौन सी गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में? चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका प्योर CO2 होती है, प्योर O2 होती है, मेनली CO2 होती है या मेनली O2 होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि प्योर CO2 और प्योर O2 तो होगा ही नहीं, प्योर नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। मेनली आप कह सकते हो, मेनली वर्ड को यूज़ करते हो। तो फोटोसिंथेसिस में जब आपका जब प्रोसेस होता है तो बच्चों ये सबको पता होगा कि कौन सी गैस रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस में आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है, यानी कि मेनली O2 रिलीज होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? आपका मेनली O2 हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से इस पे टिक लगाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज, यानी कि यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? जल्दी बताइए। द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज, पहला ऑप्शन है आपका NAD, दूसरा है ATP, तीसरा है आपका COA या D है TPP। तो क्या होगा इसका आंसर बच्चों? तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन आपका है NAD। ठीक है, जो यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर आपका कौन सा होता है? NAD होता है। ठीक है, इसको हम लोग यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों NAD के साथ अटैच हो जाते हैं ना, तो ये इजिली रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है जब हाइड्रोजन बॉन्ड आपके NAD के साथ अटैच होते हैं तो ये क्या हो जाता है? इजिली रिड्यूस्ड हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विच इज नॉट फाइटो हार्मोन, कौन सा इसमें फाइटो हार्मोन नहीं है, यानी कि प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं है आपका? बताइए। आपका ऑप्शन है GA3, फिर IAA, फिर है आपका फाइटोक्रोम, फिर फ्लोरिजन। कौन सा होगा इसमें? कौन सा सॉरी नहीं है? तो आपको ये पता है GA3 गिबरलिक एसिड जो होता है आपका ये होता है, ये तो फाइटो हार्मोन है, आपको पता ही होगा इसमें। ठीक है, कि GA3 जो होता है गिबरलिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक फाइटो हार्मोन है। और बच्चों ये काम क्या करता है? ये आपका जो है GA3 का फंक्शन क्या होता है बच्चों? सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? सीड जर्मिनेशन में। तो भाई ये तो GA3 तो आपका हो गया ये फाइटो हार्मोन। ठीक है, IAA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, और ये किस लिए होता है आपका? ये कौन फाइटो हार्मोन क्या काम करता है? ये आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वर्क करता है। प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो आपका IAA से होता है। ठीक है, तो ये भी आपका फाइटो हार्मोन है। अब तीसरा ऑप्शन देखो, फाइटोक्रोम। बच्चों फाइटोक्रोम क्या होता है? देखो फाइटोक्रोम और फाइटो हार्मोन दोनों चीज़ें अलग हैं। ठीक है, फाइटो जो आपके हार्मोन्स की बात करा जा रहा है वो प्लांट के हार्मोन्स की बात की जा रही है। और आपका फाइटोक्रोम क्या होता है? फाइटोक्रोम एक ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और जो आपके लाइट को डिटेक्ट करता है। ये एक तरह से फोटो रिसेप्टर का काम करता है। ठीक है, और ये रेगुलेट करता है बहुत सारे प्लांट के प्रोसेसेस को, जैसे कि सीड जर्मिनेशन है आपका, स्टेम ग्रोथ, पिगमेंट सिंथेसिस, फ्लावरिंग। ठीक है, लेकिन ये आपका कोई हार्मोन नहीं होता है, ये आपका क्या होता है? ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है जो आपके लाइट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये मेनली आपको कहाँ पाया जाता है? ये मेनली आपके फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइटोक्रोम भी देख लिया, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि फाइटोक्रोम एक फाइटो हार्मोन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? फाइटोक्रोम। और ये फ्लोरिजन बच्चों, फ्लोरिजन एक हार्मोन होता है। ठीक है, फ्लोरिजन जो होता है ये आई थिंक फ्लावरिंग के लिए यूज होता है। इसको एक बार चेक कर लेना, ये फ्लावरिंग के लिए होता है। ठीक है, तो आपके ये चीज़ हो गए हैं। अब चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। बच्चों इसको तो देखना ही नहीं है एकदम, ये तो बहुत अच्छे से आता होगा सबको। ATP होता है, IAA होता है, NAD होता है या GA3 होता है? ठीक है, तो बताओ गिबरलिक एसिड होता है कि इंडोल वाला होता है आपका? अभी मैंने बताया था इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसका IAA बोलते हैं। ठीक है, NAD और आपका ATP। तो ATP आपको पता है कि एनर्जी करेंसी सेल्स की क्या होती है? ATP होती है, क्योंकि ATP नहीं होगी तो आपकी बॉडी में एनर्जी कैसे होगी? सारे प्रोसेसेस, सारी फंक्शनिंग आप कैसे करोगे अगर एनर्जी नहीं होगी? ठीक है, आप जब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी वर्क करते हो, यानी कि कोई वर्कआउट करते हो, सपोज आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो क्या कहते हो आप? यार ATP बहुत लॉस हो गई आज। ठीक है, तो यानी कि आपकी एनर्जी लॉस हो गई। तो ATP क्या है? आपका एनर्जी करेंसी है सेल की।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें बायो के और ईवीएस के मिला के दिए गए क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी इन्वायरमेंटल साइंस के भी क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट 35 क्वेश्चन आपका कहता है साइलेंट वैली इज प्रेजेंट एट। बच्चों साइलेंट वैली कहाँ पाया जाता है, मतलब कहाँ है? आपका केरला में है, आपके यूपी में है, एमपी में है या बिहार में है? तो ये बहुत से लोगों को आंसर, बहुत से क्या, आई थिंक सबको आंसर पता ही होगा कि ये होता है केरला में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? केरला में। जो आपका साइलेंट वैली होता है बच्चों, उसमें आपका कैनबिस, आई थिंक कैनबिस प्लांट्स बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका साइलेंट वैली होता है ये नेशनल पार्क है जो केरला में है, और ये कहाँ पे होता है? नीलगिरी हिल्स जो होती है ना, वहां पे है ये लोकेटेड, ठीक है। तो चलो आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मार्क कर देते हैं, आपका ये केरला इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलो डिफॉरेस्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, 36 क्वेश्चन आपका कहता है डिफॉरेस्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि डिफॉरेस्टेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? पहला ऑप्शन डिजर्टिफिकेशन, दूसरा है अर्बनाइजेशन, तीसरा है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, या चौथा है ऑल करेक्ट। तो आप इसमें क्या बताओगे? जल्दी से सोचो इसका आंसर क्या होगा। बहुत ईजी है यार, ये बहुत ही ईजी है। डिफॉरेस्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है भाई? डिजर्टिफिकेशन की वजह से भी तो होता है भाई। डिजर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? एक लैंड को डिजर्ट में कन्वर्ट कर देना, यानी कि हरा भरा जो चीजें हैं उनको हटा देना, पेड़ों को रिमूव कर देना। आप पेड़ों को रिमूव कर दोगे तो सॉइल क्या होगी? इरोड हो जाएगी ना, इरोजन हो जाएगा, सॉइल का इरोजन हो जाएगा, यानी कि सॉइल खराब हो जाएगी कुछ टाइम बाद। तो वहां पे क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का तो कॉज हो गया ये। अर्बनाइजेशन, बहुत ज्यादा आबादी बढ़ रही है, लोगों के घर बन रहे हैं, आप जंगलों को काट रहे हो, तो ये भी होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो रही हैं, तो वो कहाँ होती हैं इंडस्ट्रीज? आपके जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वहीं पे तो करी जाती है, यानी कि जो जंगल का पार्ट होता है जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं उनको हटा के एक मतलब जो आपका ये सोसाइटी वाला एरिया उससे अलग बनाई जाती है ना इंडस्ट्रीज दूर। तो दूर में आपके क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, उनको हटाते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाते हैं। तो क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन ही तो कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल करेक्ट, ठीक है, यानी कि सारे के सारे करेक्ट हो गए। चलो आप देखो पार्थेनियम, ये डी नहीं है, पी है, ठीक है, पार्थेनियम। बच्चों पार्थेनियम इज एन इंडेंजर्ड, सबसे पहले तो ये बता दूं बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से क्या, मेरे को भी इसका नहीं पता था कि पार्थेनियम एक्चुअली है क्या। पार्थेनियम जो होता है एक प्लांट स्पीशीज होता है, यानी कि वीड होती हैं, ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि, और ये क्या होता है, ये दूसरे कंट्रीज में था लेकिन अब हमारे कंट्रीज में भी मतलब इंडिया में भी है ये पार्थेनियम, ठीक है, प्लांट की स्पीशीज। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है? नहीं, बिल्कुल एंडेंजर्ड नहीं है, एंडेमिक है। एंडेमिक बच्चों वो क्या, एंडेंजर्ड देखो, एंडेंजर्ड कहते हैं जो खतरे में हो, यानी कि जिनकी आपको संभावना लग रही हो कि ये खत्म हो जाएंगी, उनको एंडेंजर्ड कहते हैं। एंडेमिक स्पीशीज बच्चों उनको कहते हैं जो एक एरिया में रेस्ट्रिक्ट हो, यानी कि वो पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हो, कहीं और ना पाई जाती हो। तो मैंने अभी आपको बताया कि अलग कंट्री में भी थी, अब इंडिया में भी है, और आपके अफ्रीका में भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये बहुत जगह पाया जाता है, इसलिए ये एंडेमिक तो हो ही नहीं सकता। तो आपके दो तो यहीं पे गलत हो गए, ठीक है। तीसरा क्या होता है? रेयर स्पीशीज, नहीं, ये रेयर बिल्कुल नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका कहता है अनॉशियस टेरेस्ट्रियल वीड। मैंने बताया था ना ये एक तरह की वीड होती है, यानी कि टेरेस्ट्रियल, यानी कि जो आपके जमीन पे वीड ग्रो हो। नॉशियस का मतलब होता है हानिकारक, यानी कि हार्मफुल, डेंजरस। तो बच्चों ये डेंजरस वीड होती है, ठीक है। पार्थेनियम में एक नॉशियस टेरेस्ट्रियल वीड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ये हो गया, ठीक है। अब देखो लक्स मीटर इज यूज इन मेजरिंग। लक्स मीटर को क्यों यूज करते हैं, किसके लिए, किस चीज के लिए मेजर करने के लिए यूज करते हैं, बताइए जल्दी से। ह्यूमिडिटी, ट्रांसपेरेंसी, लाइट इंटेंसिटी या विंड वेलोसिटी। तो बच्चों बता दो इसका, लक्स मीटर को हम लोग क्यों यूज करते हैं? ये आपने पढ़ा भी होगा, इतना ज्यादा टफ नहीं है, ये तो बहुत इजी है। बट यस, तो जो लक्स मीटर होता है बच्चों, इसको हम लोग लाइट इंटेंसिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है।
जो 1 यूनिट होती है वो मेजरमेंट की, जो 1 यूनिट को मेजरमेंट के लिए हम लोग लक्स बोलते हैं, यानी कि 1 यूनिट को हम लोग उसको मेजर करने को लक्स बोलते हैं, ठीक है। और इससे हम लोग क्या बोलते हैं कि आपकी लाइट इंटेंसिटी को मेजर करा जाता है कि कितनी लाइट फॉल हो रही है कितने एरिया में, यानी कि सर्टेन, सपोज ये थोड़ा सा एरिया, इसमें कितनी लाइट फॉल हो रही है उसको मेजर करने के लिए हम लोग लक्स मीटर का यूज़ करते हैं। तो क्या हो गया इसका आंसर, लाइट इंटेंसिटी। ओके, तो बच्चों ये हो गया आपके 38 क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है। चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये तो सबको पता होगा, आजकल मतलब बहुत ज़्यादा आप शॉर्ट्स भी अगर देखते होगे यूट्यूब पे, तो उसमें भी कई बार बहुत सारे शॉर्ट्स में ऐसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेकर आपके शॉर्ट्स बनाए जाते हैं या वीडियोस बहुत सारी बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सबको पता होगा। तो बच्चों इसका 5 नवंबर, 5 जून, मार्च जैन तो नहीं है, जून इज़ करेक्ट आंसर, लेकिन 5 जून इज़ करेक्ट, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे याद रखना, अगर जिसको नहीं याद है तो वो है 5 जून, ठीक है। चलो 10% लॉ वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, 10% लॉ क्या होता है बच्चों, 10% लॉ क्या होता है, सोचो क्या होगा। देखो इसको किसने दिया था, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसने दिया था, लिंडमैन, ऑडम और टैंसले या आर मिश्रा। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि 10% लॉ होता क्या है, ठीक है। जो 10% लॉ का मतलब होता है कि जो 10% एनर्जी है, देखो फूड चेन में अब तो आपको पता ही होगा कि फूड चेन में एक लेवल से लेकर, यानी कि आपका जो एक एनर्जी लेवल होता है उससे आपका एनर्जी जो होता है ट्रांसफर होते हैं दूसरे लेवल पे, फिर तीसरे लेवल पे, ऐसे करके ट्रांसफर होता है ना एनर्जी। तो इसका 10% का मतलब होता है कि 10% एनर्जी जो होती है फूड चेन में वही ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। यानी कि जब आप मूव करोगे, आप हायर से लोअर में ऐसे जाओगे या लोअर से हायर में जाओगे, तो 10% होती है बच्चों, वही एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। यानी कि आप अगर 100% एनर्जी है तो उसमें से 10% एनर्जी एक दूसरे ट्रॉपिक लेवल से ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो ये होता है आपका 10% लॉ। अब ये किसने दिया था, तो ये मैं बता दूं आपको, ये लिंडमैन ने दिया था, लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्लोबल वार्मिंग इज ग्लोबल वार्निंग स्लोगन वाज गिवन बाय, भाई ये किसने स्लोगन दिया था, यूनेस्को, WHO, UND या टीरी, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, कौन सा ऐसी गैस है जो आपके एयर पोल्यूशन को कॉज नहीं करती है, ठीक है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डी से। तो पहला आपका दिया है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो आपको बता दें कि ये जो मोनोऑक्साइड होता है ये आपका एयर पोल्यूशन कॉज करती है, CO2 भी आपको पता है कॉज करता है, SO2 भी कॉज करता है, हाइड्रोजन नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन, ठीक है। चलो जल्दी हम लोग इसको देख लेते हैं, पूरे आपके कंप्लीट करा देती हूँ। नेक्स्ट आपका कहता है 43 क्वेश्चन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि कौन सी गैस जो होती है रिस्पॉन्सिबल है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि मतलब आप, मुझे लगता है कि 7th 8th 9th 10th जितने भी क्लासेस हैं ना, सब में ये पढ़ते ही आ रहे होगे EVS में, ठीक है। तो आपको सबको पता होगा कि ये CFCs होते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये सबसे ज़्यादा आपका डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को, ठीक है। चलो फर्स्ट चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, पहला चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था, बाबा MT सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी या इंदिरा गांधी। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहला कौन सा हुआ था, अगर किसी को पता है तो बताओ। देखो इसमें जो है आपका पहला चिपको मूवमेंट जो था आपका, ये अमृता देवी ने करा था, ठीक है। यहाँ पे जो लोकल पीपल थे ना, वहाँ के जो गांव के लोग आप कह सकते हो, उन्होंने क्या करा था, वो पेड़ों के जो फॉरेस्ट था ना उसको पूजते थे, है ना, और उसको प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। वहाँ पे उसकी पूजा होती थी, यानी कि जो पेड़ों को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये पहला आपका इसका आंसर क्या हो गया, अमृता देवी, जो पहला चिपको मूवमेंट वाला, ठीक है। अब देखो रेशो 9:3:3:1, ये क्या है, ये आपका क्या है बताओ, मेंडेलियन रेशो है ये 9:3:3:1।
बच्चों ये किस रेशो की वजह से आता है? आपका लॉ, ये जो रेशो आता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आता है, ठीक है। और ये आपका किस लिए होता है? डुप्लीकेट जीन्स, लीथल जीन्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या कराता है? तो ये आपका डाई हाइब्रिड कराता है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जल्दी से। यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन इज, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन यानी कि जीन्स जो रिकॉम्बाइन करते हैं उसकी कौन सी यूनिट होती है? सिस्ट्रॉन होता है, म्यूटन होता है, ओप्रॉन होता है, रेकॉन होता है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर करेक्ट क्या है, उसका आंसर है रेकॉन। तो रेकॉन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं रेकॉन को। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन। बहुत सारे होते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के लिए, ठीक है। आपका क्या है इसमें? क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ईस्ट है या ऑल ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा क्लोरेला। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से देखना और बहुत अच्छे से याद रखना इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका 48 क्वेश्चन कहता है क्या है? द मोस्ट एयर पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। ये तो मतलब आपको सबको ही पता होगा, ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो ऑफकोर्स नागपुर, लखनऊ, वाराणसी नहीं है पॉल्यूशन इसमें भी बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड क्या है आपका? न्यू दिल्ली, ठीक है। चलो, इन विच एल्गे कप शेप क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। किस एल्गे में कप शेप आपका जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये आपका होता है क्लाइडोमोनास, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्पाइरुलिना में नहीं होता है, वाउचेरिया में नहीं होता है, ओडोगोनियम में नहीं होता, आपका क्लाइडोमोनास में होता है, ठीक है। और इसमें क्या करता है ये? इसमें आई थिंक स्टार्च जो होता है, स्टार्च के फॉर्म में जो होता है वो आपका स्टोर्ड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका 50th क्वेश्चन कहता है विच वन इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है इसमें से बताओ? वाटर हाइसेंस, सेल्विना, एजोला या लेमिना। तो ये बहुत इजी है, इसका आंसर क्या है आपका? वाटर हाइसेंस। देखो यहाँ पे क्या हुआ था आपके टेरर ऑफ बंगाल में, ये मतलब इसको क्यों कहा गया था वाटर हाइसेंस को? कि यहाँ पे ये जो वीट थी, मतलब वीट थी पानी के अंदर था ये, ठीक है। और ये मतलब जैसे ही इंट्रोड्यूस हुई आपके बंगाल में, ठीक है, ये एक एग्जॉटिक स्पीशीज थी, यानी कि ये कोई नेटिव नहीं थी, मतलब वहाँ की कोई नहीं थी, ये बाहर से आई हुई थी। और जैसे ही वो आई तो उसने क्या करा था, जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज थी यानी कि जो पानी के और वो सब थे, उनको सबको ख़त्म कर दिया तो और पूरे में अपनी जगह बना ली थी, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये टेरर ऑफ बंगाल इसका नाम दिया गया है, ठीक है, वाटर हाइसेंथ को। तो यहाँ पे बच्चों हो गए आपके 50th क्वेश्चन कंप्लीट। सो अब हम लोग आगे के जो 50 क्वेश्चन है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप इतने आपको समझ में आ गए होंगे और बहुत अच्छे से मैंने कराए, तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस।